हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनआरएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स जो कि मैंने स्टार्ट किया, जिसकी इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर देखिए, क्योंकि इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए उस वीडियो को देखना कंपलसरी है। ठीक है जी, तो वहां से एक्सरसाइज 1.1 आज ली है। इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.1 से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आज कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है जी, तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग्स आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है बेटा। ठीक है जी, उन स्टेटमेंट्स के बेस पर आपको ये डिसाइड करना है कि ये कौन से स्टेटमेंट्स है जो कि सेट्स बनाती हैं, कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सेट्स नहीं बनाती है। यानी कि इन स्टेटमेंट्स के बेस पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट्स नहीं है। जस्टिफाई आंसर का मतलब है अगर वो सेट्स हैं तो वो सेट्स क्यों हैं, और अगर वो सेट्स नहीं है तो वो सेट्स क्यों नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो बेटा क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो इसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सोल्यूशन लिख दिया। मैं आपको अच्छे तरीके से इसको समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि अदरवाइज मैं इसको वीडियो में लिखूंगी तो क्या होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है जी, या फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं आपको ये बताना है कि जितने भी महीने हैं, ठीक है, उन सब के कलेक्शन को मतलब इकट्ठा करना। आपको ये बताना है कि जितने भी महीने हैं जो कि जिनका स्टार्टिंग का लेटर जो जे है वो कौन से हैं। ठीक है जी, मतलब क्या वो वेल डिफाइंड है। देखो बेटा, पहले तो वेल डिफाइंड का मतलब समझ लो। वेल डिफाइंड का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती, यानी कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती। यानी कि इसका सीधा साधा मतलब अगर आपको मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो मेरे लिए जो है वही आपके लिए है, वही तीसरे बंदे के लिए, वही चौथे के लिए, मतलब सब लोगों के लिए वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि वीकडेज देख लीजिए। वीकडेज हमेशा 7 ही रहने वाले हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वो सबके लिए सेम रहेंगे। नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे, टिल द एंड ऑफ इन्फिनिटी चलेंगे। होल नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे, टिल द एंड ऑफ इन्फिनिटी चलेंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से यू कैन टेक सो मेनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो इसका मतलब वेल डिफाइंड का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और बहुत अच्छे से मैंने इसको इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी समझा दिया। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि ऐसे जितने भी महीने हैं जिनका की जो कि स्टार्टिंग लेटर जिनका की जे है, ठीक है, क्या वो महीने मिलाकर एक सेट बनाते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो आपको ये समझना है, यहाँ पर मैं आपको रफ में करके बताती हूँ। हमारे मंथ कौन से होते हैं बेटा, जनवरी, ठीक है, फेब, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब इन्होंने क्या बोला है, जे से स्टार्ट होते हैं। तो इनमें जे से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो जे से एक तो जनवरी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और क्या स्टार्ट हो रहा है, जून स्टार्ट हो रहा है, और क्या स्टार्ट हो रहा है, जुलाई स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये 3 महीने स्टार्ट हो रहे हैं। अब आप मुझे बताओ क्या ये वेल डिफाइंड है, यानी कि मैं इसको सेट्स में लिखूं, जनवरी, जून, जुलाई, तो क्या ये वेल डिफाइंड है। ऑफ कोर्स ये वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछोगे जाकर कि एक साल के उन महीनों के नाम बताओ जिनका की फर्स्ट लेटर जे है, तो क्या इन तीनों मंथ्स के अलावा कोई और मंथ आपको नजर आ रहा है ये पूरे 12 मंथ्स के अंदर जिनका फर्स्ट लेटर जो है बिगनिंग का लेटर वो जे के अलावा कोई और है? ऐसा तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये पर्सन टू पर्सन स्टेटमेंट जो है वेरी नहीं करेगी। यानी कि ये जो अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाएगा कि आप उन मंथ्स के नाम बताओ जिनका फर्स्ट लेटर जो है स्टार्टिंग का बिगनिंग का लेटर जो है वो जे है, तो उसमें 3 नाम ही आएंगे, जनवरी, जून एंड जुलाई। ठीक है जी, तो ये क्योंकि आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, डिफर नहीं होगा एक दूसरे से। ठीक है, जो मेरे लिए मैं आंसर दूंगी वही आप दोगे, वही कोई और देगा, मतलब सब लोग का मिला जुला के सेम आंसर रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो मैंने इसमें आंसर स्टेटमेंट लिखी है, मैंने लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट्स की वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्योंकि क्यों है मैंने आपको बता दिया अभी। एज वन कैन आइडेंटिफाई अ मंथ विच बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, क्योंकि कोई भी इस मंथ को आइडेंटिफाई कर सकता है, पहचान सकता है, जो कि इस कलेक्शन से इस समूह से संबंध रखता है। देयरफॉर दिस कलेक्शन इज अ सेट, इसलिए ये कलेक्शन एक सेट है। ठीक है जी, अब टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये बोल रहे हैं कि आप ये बताइए कि अगर हम ऐसे 10
टैलेंटेड, जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ठीक है, ऐसे राइटर्स ले इंडिया के, क्या वो कलेक्शन जो है वो सबके लिए एक जैसी रहेगी? अब आप एक बात बताइए, इंडिया के अंदर तो बहुत सारे राइटर्स हैं, ठीक है, हो सकता है मैं किन्हीं अलग राइटर्स को चुनूं, 10 राइटर्स जो मेरी नजर में टैलेंटेड है, हो सकता है आप उनमें से कुछ 2 को चुनो और बाकी 8 आपके अलग हो सकता है कोई तीसरा उन राइटर्स के नाम जब लिखे तो वो अलग अलग नाम हो। आई वांट टू से दैट ये आंसर जो है सबका एक जैसा नहीं रहने वाला है, ठीक है। जो मेरी नजर में 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं इंडिया के, हो सकता है वो आपकी नजर में वो वाले 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ना हो, कोई और 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हो, या कुछ कुछ राइटर्स मैच करें। इट्स नॉट मैंडेटरी, आई वांट टू से दैट कि पूरे 10 राइटर टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया जो मैं चूज करूंगी वही आप चूज करें। इसका मतलब क्या, ये आंसर वेरी करेगा, ये एक जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। ये वेल डिफाइंड आंसर नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। आप समझ रहे होंगे किस बेस पर हम पहचान रहे हैं, वेल डिफाइंड के बेस पर। और वेल डिफाइंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो सबके लिए सेम रहे, ठीक है। जहां पर भी आपको लगता है कि आंसर सबके लिए सेम नहीं होने वाला, ठीक है, तो वहां पर वो नॉट अ वेल डिफाइंड आ जाएगा। तो is not a well-defined collection as a criteria to determine a writer's talent may differ from one person to another। यहाँ मैंने रीजन दे दिया क्योंकि हो सकता है कि क्राइटेरिया जो पहचानने का एक राइटर के टैलेंट को वो अलग हो सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, ठीक है जी। किसी इंसान की नजर में किसी अलग चीज के बेस पर, किसी अलग टैलेंट के बेस पर या किसी अलग क्वालिटी के बेस पर वो राइटर, पर्टिकुलर राइटर टैलेंटेड होगा, हो सकता है दूसरे की नजर में वो राइटर उस बेस पर टैलेंटेड नहीं होगा, कोई उसके अलावा कोई और राइटर टैलेंटेड होगा, ठीक है। देयरफॉर दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, इसलिए कलेक्शन एक सेट नहीं है। इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं, थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं बेटा A team of 11 best cricket बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, आप ये बताओ कि अगर 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को हमने पहचानना हो वर्ल्ड के, तो क्या वो सेम रहेंगे? देखो बेटा, ऊपर वाला आंसर होगा, जिस तरीके से 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की बात की थी वो अलग हो सकते हैं सबकी नजर में, इसी तरीके से अगर हम पूरे संसार की बात करें और पूरे संसार में जितने भी क्रिकेट खेलने वाले, मतलब जो बैट्समैन है, ठीक है, तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है, वो जरूरी नहीं है ना कि एक जैसे वो सेम हो, उन सबके नाम सेम हो सकता है आप किन्हीं अलग 10 क्रिकेट बैट्समैन को चूज करो अपने, मतलब आपकी नजर में कोई हो सकता है कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन 10 अलग हो, और हो सकता है मेरी नजर में वो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन अलग हो, और कोई थर्ड पार्टी की हम बात कर रहे हो उसकी नजर में हो सकता है ये अलग हो नाम, ठीक है। मतलब कि ये नाम सबकी नजर में एक जैसे नहीं होने वाले, सब एक जैसे नाम नहीं लेने वाले, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड is not a well-defined collection as a criteria to determine a batsman's talent may differ from one person to another। ये जो अगर हम बात करते हैं एक ऐसे 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की टीम की पूरे संसार में से, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि क्राइटेरिया जो पहचानने का एक बैट्समैन के टैलेंट को वो एक इंसान से दूसरे इंसान में अलग अलग हो, ठीक है जी। देयरफॉर दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, इसलिए ये कलेक्शन जो है वो सेट की कलेक्शन नहीं कहलाने वाली। अब मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। अब फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब ये बोल रहे हैं कि आपकी क्लास में जितने भी लड़के हैं उन सबकी कलेक्शन। अब देखो बेटा, आपकी क्लास में सपोज कीजिए 50 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स कंबाइंड है, तो उसमें अगर सपोज कीजिए 25 बॉयज हैं, तो वो 25 बॉयज ही रहने वाले हैं। वो बेशक एक स्टूडेंट से पूछे, बेशक दूसरे स्टूडेंट से पूछे, बेशक तीसरे स्टूडेंट से पूछे, बेशक टोटल 50 स्टूडेंट से पूछ लें, ठीक है। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि ये सबकी नजर में नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास is a well defined collection as you can identify a boy who belongs to this collection। क्योंकि ये कलेक्शन जो है जितने भी लड़के हैं आपकी क्लास के, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि कोई भी या आप जो है आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो कि जो भी इस कलेक्शन से संबंध रखते हो उनको, ठीक है जी। देयरफॉर दिस कलेक्शन इज अ सेट, इसलिए कलेक्शन क्या है, एक सेट है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो अगर कलेक्शन हम करें जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं जो कि लेस देन 100 हैं, तो क्या वो एक वेल डिफाइंड है, वो क्या सेट बनाती है। अब बेटा देखिए, यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर्स लेने हैं लेस देन 100, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सेट का सिंबल बनाती हूँ 1 2, नेचुरल नंबर लिखने स्टार्ट करती हूँ 3 4 5 6 इसी तरीके से, और लेस देन 100 है तो कहां तक आ जाएंगे, 99 तक।
ठीक है। लेस देन 100 में तो 99 तक आएंगे। नेचुरल नंबर्स लेने हैं हमें लेस देन 100, ठीक है, तो 99 तक आएंगे। लेस देन 100 99 होता है। तो अब आप बताओ, अगर मैं 1% से पूछूंगी कि लेस देन 100 नेचुरल नंबर्स बताओ, तो 1 से लेके 99 तक के बता देगा। अगर मैं सेकंड पर्सन से पूछूंगी तब भी वो 1 से लेके 99 तक के नंबर बता देगा। अगर मैं थर्ड पर्सन से पूछूंगी तब भी वो 1 से लेके 99 तक के नंबर बता देगा। आई एम टू से दैट कि आंसर जो है फ्रॉम 1% टू अनदर वेरी नहीं करेगा, डिफर नहीं होगा, सेम रहने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकलता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। एज वन कैन फाइंड अ नंबर विच बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, क्योंकि इसको कोई भी पहचान सकता है। इस कलेक्शन से रिलेटेड नंबर को, इस कलेक्शन से संबंधित नंबर को कोई भी पहचान सकता है। देयरफॉर दिस कलेक्शन इज अ सेट, इसलिए एक सेट का एग्जांपल है। ठीक है जी, उसके बाद मूव करते हैं 6th पार्ट की तरफ। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा? अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब यहाँ पर ये चीज देखो, पर्टिकुलर यहाँ पर एक राइटर का नाम दे दिया गया है। ठीक है, ये बोल रहे हैं एक आपको कलेक्शन बतानी है नॉवेल्स की, जो कि लिखी गई है नॉवेल्स लेखक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितनी भी नॉवेल्स लिखी गई हैं, अगर आप किसी से भी नाम पूछोगे तो उनके नाम चेंज तो नहीं होने वाले ना, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक ही राइटर की बात हो रही है और उसी राइटर के द्वारा रिटर्न आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कलेक्शन बतानी है नॉवेल्स की, उन्होंने जो नॉवेल्स लिखी है। तो किसी से भी जाकर पूछोगे जो नॉवेल्स उन्होंने लिखी है, सब लोग सेम नाम ही लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। एज वन कैन फाइंड अ बुक विच बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, क्योंकि कोई भी इस बुक को बता सकता है, ठीक है, प्राप्त कर सकता है, ले सकता है, जो कि संबंधित है इस कलेक्शन से, बिलोंग करती है इस कलेक्शन से। देयरफॉर दिस कलेक्शन इज अ सेट, इसलिए ये कलेक्शन एक सेट का एग्जांपल है। ठीक है जी, अब मूव करते हैं इसके 8th पार्ट के ऊपर। 8th पार्ट में देखिए क्या बोल रहे हैं? द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब आप यहाँ पर कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। क्या नाम है उस चैप्टर का? सेट्स। अगर आपको बोला जाए कि आप क्वेश्चंस बताइए, इसके कलेक्शंस बताइए कि क्या ये सेट का एग्जांपल है, ऑफ कोर्स दिस इज एग्जांपल ऑफ सेट। क्यों? क्योंकि देखो, आप सेट्स में जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, जो आपकी सपोज एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है, तो किसी भी बच्चे से पूछोगे वो क्वेश्चन बता देगा ना कौन कौन से क्वेश्चन है। और ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चे के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन अलग होंगे, दूसरे स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन अलग होने वाले सेट्स के, और तीसरे के लिए अलग होने वाले। अगर सपोज आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि चैप्टर नंबर 1 जो मैथ्स का है, क्लास 11th का एनसीईआरटी की बुक का, उसके क्वेश्चन 50 स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होने वाले हैं, सबके लिए सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। एज वन कैन फाइंड अ क्वेश्चन विच बिलोंग्स टू दिस चैप्टर। ठीक है, क्योंकि कोई भी इन क्वेश्चंस को बता सकता है जो कि इस चैप्टर से बिलोंग करते हैं। देयरफॉर दिस कलेक्शन इज अ सेट, इसलिए कलेक्शन सेट है। बेटा ये लिखने में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, गलती से मैंने दूसरा आंसर लिख दिया था, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से साइन सिंबल बनाया है। क्वेश्चन के बाद विच बिलोंग्स टू है, उसके बाद दिस चैप्टर है। ठीक है जी, उसके बाद इसका 9th पार्ट देख लेते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं? अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको अगर ये बोला जाए कि आप ये बताओ कि इस संसार के सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर जो हैं, उनकी कलेक्शन, क्या वो सेट का एग्जांपल है? तो देखो बेटा, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। देखो, अगर हम बात करें कि सबसे खतरनाक जानवरों की इस संसार के, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्योंकि देखो, हो सकता है आपकी नजर में शेर सबसे ज्यादा खतरनाक है, हो सकता है मेरी नजर में भालू सबसे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है जी, सबकी नजर में अलग अलग जानवर सबसे खतरनाक हो सकता है ना। इट्स नॉट मैंडेटरी कि जिस एनिमल को मैं सबसे ज्यादा डेंजरस मान रही हूँ, उसी एनिमल को आप सबसे ज्यादा डेंजरस मानो, और हो सकता है थर्ड पर्सन किसी और एनिमल को सबसे ज्यादा डेंजरस माने। तो इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा? अ कलेक्शन ऑफ, मतलब इस चीज को आप दिमाग में रख लो, वेल डिफाइंड वर्ड को ध्यान में रख लो, यानी कि जहां पर आपको लगता है कि आंसर्स जो है वो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर अलग अलग हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो वहां पर वो नोट अ वेल डिफाइंड होगा। जहां पर आंसर अलग होंगे, इसका मतलब है नोट अ वेल डिफाइंड। और अगर जहां पर आपको लगता है आंसर चेंज हो ही नहीं सकता, सबका आंसर सेम रहने वाला है, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी। ठीक है जी, तो अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। एज अ क्राइटेरिया टू फाइंड द डेंजरसनेस ऑफ एन एनिमल कैन डिफर फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर, क्योंकि एक जानवर से दूसरे जानवर में हो सकता है ना कि खतरनाक कितना है, ये पहचानने
के लिए वो मतलब उसका क्राइटेरिया अलग अलग हो हर किसी का, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, इसलिए दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ सेट। अब बेटा इसके साथ ही इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसकी ऑल पार्ट कंप्लीट होती है। अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो इतना इजी क्वेश्चन है बेटा कि कोई बच्चा भी इसको कर लेगा, ठीक है। लेट ए, अब हमने मान लिया यहाँ पर ए जो है, ठीक है, इज इक्वल्स टू है यहाँ पर सेट ब्रैकेट का साइन 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन दी ब्लैंक स्पेसेस। आपको ही मानना है कोई एक सेट है, ठीक है, सेट के अंदर जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब आपको बता दिए गए हैं कौन कौन से हैं। आपको इनके अंदर अप्रोप्रिएट सिंबल लगाना है, या तो ये किसका सिंबल बेटा मैंने बताया था बिलोंग्स टू, या फिर ये था नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, जिस स्पेसिस जो दिए है। अब देखो बेटा यहाँ पर सेट का नाम क्या है, ए है, ठीक है जी। अब आपको ये बताना है जो 5 जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है। देखो बेटा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर ए जो सेट है वो किसके इक्वल दिया है, इसमें कौन से एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट दिए हैं। तो आप एक बात बताओ, क्या 5 जो है सेट ए में आ रहा है? यस आ रहा है ना 5, तो इसका मतलब क्या है, ये बिलोंग करता है सेट ए से। अब उसके बाद 8 क्या सेट ए के अंदर आ रहा है? यहाँ पर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, इसका मतलब 8 जो है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता है। अब 0 क्या बिलोंग करता है सेट ए से? सेट ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यानी कि 0 सेट ए से बिलोंग नहीं करता है। अब 4 क्या बिलोंग करता है सेट ए से? यस 4 दिख रहा है ना आपको, 6 तक है ना, तो 4 बिलोंग करता है सेट ए से, तो बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। 2 क्या सेट ए से बिलोंग करता है? यस 2 भी देख लीजिए यहाँ पर सेट ए में आ रहा है, ठीक है, इसका एलिमेंट है, तो 2 भी बिलोंग करता है। उसके बाद 10 जो है वो क्या सेट ए में आ रहा है? 10 बिलोंग करता है सेट ए से, सेट ए में जो एलिमेंट्स है उसमें 10 है, नहीं है, तो इसका मतलब 10 जो है वो बिलोंग नहीं करता सेट ए से, ठीक है जी। इसके साथ इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स इसके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, और अगर अभी तक आप लोगों ने बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है जी, और इसको अपने फ्रेंड्स के उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है जी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।